आपकी ओपनिंग कमेंट्स में आपसे लेना चाहूंगी कि जो बजट घोषित हो रहा है पिछले एक साल में हमने स्पेशली ईवी स्पेस में एक बड़ा ट्रांजिशन आते हुए देखा। ये शुरुआत हुई थी टू व्हीलर स्पेस में, बट जिस सेगमेंट में आप हैं, बसेस और कमर्शियल व्हीकल, वहां पे भी अब ईवी तेजी से आगे आता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट्स अब इसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो ये बजट 2022 से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि इस स्पेस में गवर्नमेंट को किस सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, किन सेगमेंट्स पे, कहां पे ईवी स्पेस में चैलेंजेस हैं और कहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे सरकार कुछ घोषणाएं भी कर सकती है? नहीं, एज इंडस्ट्री एंड एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस्ड कंपनी, हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अक्रॉस द इकोसिस्टम प्रायोरिटी लेंडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर ताकि सेक्टर को राइट लिक्विडिटी मिले और वो अमाउंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो सके। उसके लिए अगर इस सेक्टर को प्रायोरिटी लेंडिंग में डाला जाएगा तो वो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ ईवी इकोसिस्टम काफी बेनिफिट होगा और कंपनियां अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। सेकेंडली, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी फोकस की जरूरत है इसमें, जिससे कि लोग इस सेक्टर में जिनका स्किल डेवलपमेंट हो उसको गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिवाइज कर सकती है। थर्डली, जो अभी हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, अगर मेक इन इंडिया के साथ साथ हमें इंडिया को आत्मनिर्भर करना है तो क्रिएट इन इंडिया बहुत जरूरी है। और इसमें अभी सभी कंपनियों का, हमारी जैसी कंपनियों का, सभी का काफी इन्वेस्टमेंट होगा टेक्नोलॉजी में और नए नए प्रोडक्ट्स में। तो उसके लिए जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी कुछ समय पहले, तो वैसे ही R&D इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए, अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो उस पर काफी लाभ होगा। और नंबर 4, ईवी के लिए जगह जगह अलग अलग सिटीज में अगर डिस्कॉम्स और स्टेट गवर्नमेंट्स अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्लियरली अपने पावर यूटिलिटीज को और अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को अलाइन करेंगी और स्ट्रेंथन करेंगी तो वो काफी कारगर साबित होगा। साथ ही साथ इस एरिया के अंदर जरूरत है कि कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग लोकली हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे असली आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं इन एडिशन टू अदर पॉइंट्स, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं PLI के लिए, जहाँ पे डिमांड साइड तो फेम 2 में कवर होता है और सप्लाई साइड के लिए कंपेटिटिवनेस क्रिएट होगी PLI के द्वारा। और इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक बट फॉर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। एंड साइमल्टेनियसली वो एक अच्छा स्केल और साइज भी देगा कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए। तो इससे पर्सपेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म डिमांड रोड मैप क्या हो सकता है इंडिया का। जैसे सोलर में एक टारगेट सेट किया गया 100 गीगावाट का, 175 गीगावाट का रिन्यूएबल के लिए, और अब हम सुनते हैं कि 500 गीगावाट का 2030 के लिए। ऐसे टारगेट्स अगर ईवी में भी आएंगे इंस्टेड ऑफ ओनली कन्वर्जन, तो आई थिंक उससे इन्वेस्टर्स को और एग्जिस्टिंग और अपकमिंग कंपनीज को काफी क्लैरिटी होगी और वो काफी अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे इसको। जी बिल्कुल। तो ईवी जर्नी की अगर हम भारत में देखें तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। बहुत ही कम अभी इनकी बिक्री हो रही है, बट डिमांड को बूस्ट करने के लिए, जैसा कि आप भी हाईलाइट कर रहे थे, कि सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। बीते साल भी कई सारी स्टेट पॉलिसीज भी आई हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कितनी सेटिस्फैक्ट्री रही हैं ये सारी पॉलिसीज और क्या और कदम सरकार उठा सकती है? इस पे आपके व्यूज। कहा कि अभी फेम 2 में एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था। तो जब हम एज OEM इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम प्रोवाइडर देखते हैं तो उसमें डेफिनेटली लोकलाइजेशन पे फोकस था। पर अब PLI में वो काफी फर्दर इंटेंसिफाई हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे लोकल डेवलपमेंट ऑफ Tier 1, Tier 2, Tier 3 सप्लाई चेन काफी अच्छे से होगा। और अभी उस स्ट्रीम में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में जो आएंगे उसके बेस पे काफी कंपनियां इसमें निवेश करेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड रहेंगी।
जी निशान जी, कई सारे पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, पर आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप कह रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करना चाहिए सरकार को ईवी स्पेस में, कि कहाँ पे वो ग्रोथ देख रहे हैं पूरी सेक्टर के लिए, बट लंबे समय की अगर बात करें तो इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, और लंबे समय के लिए सरकार को और कौन से कदम हैं जो कि उठाने चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में? देखिए, एक तो जगह जगह, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जगह जगह न्यू बिल्डिंग्स में या दूसरी जगहों पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है, पर एग्जिस्टिंग हाईवेज, बिल्डिंग्स, एक्सप्रेसवेज, आरडब्ल्यूएज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स में भी ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि किसी भी यूजर के लिए रेंज एंजाइटी ना हो। और हर सिटी के लिए मेरे हिसाब से पोल्यूशन लेवल्स के लिए और दूसरी चीजों को जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्लूड करना चाहिए। आज के दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं काउंट किया जाता है, जहां पे चाहे वो बड़ी फ्लीट्स हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सारे बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम को मिल सकें। जी धन्यवाद निशान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बजट में ईवी सेक्टर से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, और क्या सरकार को इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए कदम उठाने चाहिए, इंडस्ट्री की जो उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर